नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात करने वाले हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के बारे में। आज इससे जुड़ी धाराओं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट बात करते हैं। देखो साथियों, सबसे पहले तो ये जो एक्ट है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है कई बार एग्जाम में आपसे इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। आपसे कहीं भी पूरा नहीं लिखा हुआ होगा घरेलू हिंसा से, ये वो आपसे सीधा सिर्फ इतना सा लिखा हुआ होगा POWFDV एक्ट कब बना या POWFDV एक्ट का संबंध किससे है, समझ में आ गया, या ये एक्ट कब लागू हुआ। सीधा आपसे जो है ये शॉर्ट फॉर्म के रूप में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जैसे ही ये आपसे जो है शॉर्ट फॉर्म के रूप में अगर पूछा जाता है तो आपको यहाँ से इसका आंसर देना है। अब चलिए इसके धाराओं के बारे में बात कर लेते हैं। साथ में अन्य जितने भी एक्ट हैं, हम बात करें अन्य सभी एक्ट हैं, उनकी शॉर्ट फॉर्म को आप जरूर ध्यान में रखें। मैं कोशिश करता हूँ अधिकांशतः सभी एक्ट की आपको शॉर्ट फॉर्म बताने का प्रयास करता हूँ। फिर भी यदि किसी एक्ट की नहीं बता पाया या हमने वीडियो में कवर नहीं की है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है साथियों। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। धारा 1 संक्षिप्त नाम। अब ये जो एक्ट है इसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो इसका संक्षिप्त नाम वही है साथियों जो अभी मैंने बोला, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है साथियों। अब इस एक्ट का विस्तार कहां तक है, तो याद रखना वर्तमान में इस एक्ट का विस्तार संपूर्ण भारत में है, क्योंकि हमने अभी पिछली कक्षा में इसी एक्ट के अंतर्गत बात की है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2021, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित हुआ था, जो आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो चुका था। इसके बाद में इस एक्ट के संदर्भ में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संशोधन अधिनियम 2021 पारित हुआ और ये आपका जो है 7 जनवरी से प्रभावी है और वर्तमान में भारतीय संसद द्वारा इसे पारित कर दिया गया है। इस एक्ट के प्रभावी होने से भारत में लागू जितने भी समस्त कानून हैं वे सभी कानून वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अब जम्मू कश्मीर को भूल जाना है और संपूर्ण भारत पर यह एक्ट लागू होता है। प्रारंभ जैसा कि हमने बात की थी 26 अक्टूबर 2006 को। आपसे ये तीनों ही सवाल पूछे जा सकते हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला है साथियों धारा 2। देखो प्रत्येक एक्ट की धारा 2 में जितने भी जो एक्ट में हम बात करें बातें की जाती हैं, जो विशेषताएं बताई जाती है या किसी विशेष बात के बारे में बात की जाती है तो उनकी परिभाषाओं को यहाँ दर्शाया जाता है। अब इस धारा 2 के अंतर्गत मुख्यतः आपको 3 जो परिभाषाएं आपको याद रखनी है। परिभाषाएं तो बहुत सारी भी हैं, लेकिन हम उन्हें जब धाराएं पढ़ेंगे तो वहाँ वो अपने आप में कवर हो जाएगी। कौन संरक्षक अधिकारी है, क्या है, किस प्रकार से उसके काम है, तो हमें यहाँ डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस एक्ट से संबंधित मुख्य रूप से 3 पात्र हैं जिनको हमें पढ़ना आवश्यक है, या मैं आपको ये कहूँ इन तीनों के बारे में हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि ये पूरा जो एक्ट है ये इन 2 पात्रों के ऊपर ही निर्भर है, इन 2 व्यक्तियों के ऊपर ही ये प्रभावी है मुख्य रूप से, और इन 2 व्यक्तियों से ये रिलेटेड है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्यथित व्यक्ति। व्यथित व्यक्ति कौन होगा इस एक्ट के अंतर्गत? घरेलू हिंसा से शिकार महिला। इंपॉर्टेंट बात है, जो भी महिला घरेलू हिंसा का शिकार होगी उसे व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाएगा और वही व्यथित व्यक्ति होगा जो प्रत्यर्थी को घरेलू नातेदारी में है या रही है। घरेलू नातेदारी यानी कि जिस घर में हम रहते हैं उसकी बात की जा रही है, हमारे जो रिश्ते नाते होते हैं घरेलू नातेदारी उसकी बात की जा रही है। वर्तमान में हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले साथ में रहे हों लेकिन वर्तमान में साथ नहीं रह रहे हों। ठीक है, ये दोनों चीजें साथियों इसलिए सम्मिलित की गई हैं कि हो सकता है घरेलू हिंसा की जो घटना है वो पहले हुई हो और महिला ने अब वाद दायर किया हो, समझ रहे, और वर्तमान में है तो कोई समस्या है ही नहीं। चलिए, जिसका अभिकथन है कि वह
प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा की शिकार रही है। यानी कि व्यथित व्यक्ति कौन है? वही महिला होगी जिसका ये कहना है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार रही है। अब प्रत्यर्थी कौन है साहब? नीचे आ जाइए। प्रत्यर्थी कोई पुरुष जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है। कोई पुरुष, इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि प्रत्यर्थी कौन होगा? पुरुष, और व्यथित व्यक्ति कौन होगा? महिला। तो आपको यहां पे इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे ज़्यादा अंदर जाके सवाल नहीं पूछता, ये डेफिनेशन में सवाल पूछ लेता है और सीधा सा जो होता है सवाल गलत हो जाता है। मैं बताऊंगा आपको अभी यहां से किस प्रकार के सवाल बनते हैं। कोई पुरुष व्यक्ति जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में रहा है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है। अनुतोष यानी कि जब हम बात करें धारा 18 से लेकर 22 तक जब हम बात करते हैं, जो आदेश पारित किए जाते हैं उनकी बात यहां पर की जा रही है साथियों। तो मुख्य रूप से अब यहां से जो सवाल बनता है, देखिए विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स अपने यहाँ होते हैं। पुलिस प्रशासन या अन्य किसी प्रशासन से संबंधित कोई एग्जाम होता है तो उसमें भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते रहे हैं। लॉ का कोई एग्जाम होता है, कोई जहाँ LLB वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस एग्जाम में किस लेवल का जो है सवाल पूछा जाता है। लेकिन अब यहाँ से जो सवाल बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही बनता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। घरेलू हिंसा की शिकार महिला, कोई पुरुष जिसने घरेलू हिंसा कारित की है, ठीक है। इस प्रकार से आपके सामने 4 ऑप्शन हो सकते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाएगा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई चाही है वह होगा तो प्रत्यर्थी। उसे कहा गया है प्रत्यर्थी, मतलब घुमा फिरा के। समझ में आ रहा है आपको? यहां से इस प्रकार के इन डेफिनेशंस को सीधा वहां पे लिख दिया जाएगा, इनमें से किसी भी एक लाइन को लिख दिया जाएगा, इसका संबंध है। समझ लीजिए, जैसे आ जाए कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत महिला अभिकथन करती है कि वे प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार रही है, इसका संबंध है व्यथित व्यक्ति से, ठीक है। तो यहां से जो भी सवाल बनते हैं आप उनको आसानी से समझ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ये दोनों डेफिनेशंस आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछी भी गई हैं और पूछी जाएंगी। अब हम आगे बात करते हैं और इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा धारा 3, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका अलग से वर्णन किया गया है। कई एक्ट में जो होता है, जो घरेलू हिंसा यहाँ पे जो बताई गई है परिभाषा, इसकी अलग से दी गई है। ऐसे ही कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें उस एक्ट जिस पर्पज के लिए बनाया गया है उसके डेफिनेशन के लिए अलग से एक धारा निर्धारित की जाती है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। वैसे मैक्सिमम धारा 2 के अंतर्गत जितनी भी परिभाषाएं होती हैं उन्हें शामिल कर लिया जाता है। देखिए घरेलू हिंसा की परिभाषा, तो सबसे बड़ी चीज है यहां से एक बात समझ में ये आती है कि घरेलू हिंसा है क्या, यह बताया गया है। अब देखिए क्या है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन अंग की या उसके मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, या उसके संकटापन करता है, या उससे कि ऐसा करने की प्रकृति है, और जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी घरेलू हिंसा है। अब मैं इसको आपको जो है अभी आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, लेकिन मुख्य रूप समझा दूं। स्वास्थ्य, देखो किसी भी प्रकार की कोई भी जो घटना होती है जिससे जो महिला है यदि उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो वह भी क्या है, घरेलू हिंसा है। आगे हम बात करें सुरक्षा, जीवन अंग की। देखो सुरक्षा यानी कि यदि महिला की सुरक्षा पर भी किसी प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हम बात करें तो यहां पर जो है घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। सुरक्षा, तो सुरक्षा से अर्थ है
कि उसे वो जिस घर के अंदर रह रही है अगर उसे ऐसा महसूस होता है कि वो सुरक्षित नहीं है तो वो तब भी जो है घरेलू हिंसा के तहत जो है परिवाद प्रस्तुत कर सकती है। जीवन अंग की हानि यानी कि उसके जो शरीर की बात करें उसके जीवन पर अगर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उससे संबंधित है। उसकी मानसिक यानी कि मौखिक रूप से उसे किसी प्रकार का बुरा भला कहना, शारीरिक यानी कि उसके साथ जो है मारपीट करना, और इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। करता है संकटापन करने वाला है या ऐसा करने की प्रकृति है। प्रकृति यानी कि वो व्यक्ति इस प्रकार का करने का आदी होता है, यानी कि वो बात बात पर उससे जो मौखिक रूप से ताने मारता है या बात बात पर हाथ उठा लेता है, या इस प्रकार के जो शारीरिक चीज़ों में बहुत सारे आते हैं, ठोकर मारना, दांत से काटना, ये चीज़ें अभी हम जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसे शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग क्या होते हैं, इन चारों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से एक सवाल जरूर बनता है। इन चारों में से इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, जैसे मुंह से काटना, ठोकर मारना, ये सभी शारीरिक दुरुपयोग में आते हैं। लैंगिक दुरुपयोग में वैवाहिक बलात्कार आता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भावनात्मक दुरुपयोग संतान नहीं होने पर उसे ताना मारना या जो है लड़का नहीं होने पर उसे ताना मारना, तो इस प्रकार के जो भावनात्मक दुरुपयोग में आते हैं। आर्थिक दुरुपयोग किसी महिला को जो है हम बात करें अपने कामकाज पर जाने से रोकना, उसे नौकरी नहीं करने देना, जब उसकी पेमेंट आए तो सारा पैसा रख लेना, तो ये प्रावधान है। हम मुख्य रूप से एक बार इनको जो है देख लेते हैं कि क्या क्या है, और बाकी जो चीजें हैं वो भी आपकी सारी इसमें कवर हो जाएंगी। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे हम इन चार प्रावधानों को मुख्य रूप से जान सके। साथियों, धारा 3 के अंतर्गत जिन चार मुख्य प्रावधानों की बात की गई थी, शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक या भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान शामिल है, कौन कौन सी बातें मुख्य रूप से आती है, उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहां से काफी बार सवाल बनता है और सीधा पूछ लिया जाता है। सवाल किस प्रकार से बनता है, देखिए, शारीरिक दुरुपयोग। शारीरिक दुरुपयोग ऐसा कोई कार्य या आचरण अभिप्रेत। कौन सा कार्य? शारीरिक पीड़ा, यानी कि किसी भी रूप को किसी भी जो है महिला को शारीरिक रूप से कष्ट देना। दूसरा है अपहानि, यानी कि उसे नुकसान पहुंचाना, उसकी जीवन को नुकसान पहुंचाना, उसके किसी अंग को नुकसान पहुंचाना, उसके स्वास्थ्य को किसी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न होता है तो वो भी शारीरिक दुरुपयोग में आएगा। सवाल यही बनता है कि किसी महिला के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होना घरेलू हिंसा के अधिनियम के अंतर्गत किस दुरुपयोग में शामिल है, तो शारीरिक दुरुपयोग में शामिल है। इसी प्रकार किसी महिला के जीवन को खतरा होना घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 3 के अंतर्गत आता है, घरेलू हिंसा की जो परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार विकास का ह्रास, यानी कि उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसके विकास बाधित हो जाता है। जैसा कि हम बात करते हैं, हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, अनेक प्रकार से हम घर में भी देखते हैं कि जब बच्चा होता है वो धीरे धीरे उसकी जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसी प्रकार एक मनुष्य की भी ग्रोथ होती है। मान लीजिए शारीरिक रूप से मेरी ग्रोथ कब रुकेगी? जब मुझे खान पान नहीं मिलेगा, जब मुझे खाने को नहीं मिलेगा, जब मुझे पर्याप्त रूप से जो पोषक तत्व शरीर के लिए चाहिए वो अगर वो नहीं मिलेंगे तो मेरा विकास रुक जाएगा। यानी कि उस महिला विशेष को खाना न देना जिससे उसका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। ठीक है, तो आप यहां पर समझ गए होंगे विकास का ह्रास से क्या अर्थ है। आगे हम बात करें हमला। ठीक है, हमला बेसिकली अपन जाते हैं मारपीट करना वगैरह। आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल दोनों ही चीजें इसी के अंतर्गत आ गई। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार जो है एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं और कोर्ट के द्वारा भी, माननीय न्यायालय के द्वारा भी इन्हें जो है परिभाषित किया गया है, तो मैंने इनको शामिल कर लिया। कई बार पूछा है कि किसी महिला को ठोकर मारना घरेलू हिंसा का कौन सा हम बात करें प्रकार है, तो ये शारीरिक दुरुपयोग है। धक्का देना, इससे भी क्या है, यानी कि शरीर से संबंधित है। धक्का देना शारीरिक दुरुपयोग है। किसी महिला या स्त्री को दांत से काटना, देखो साथियों, जिनके दांत ज़्यादा पेंदे हैं और जो बात बात पर चलाया करते हैं वो थोड़ा ध्यान रखें और आस पड़ोस वालों को समझाते हैं कि भैया किसी को काटना नहीं है। बचपन से किसी की आदत होती है, वो बात बात पे, कुछ लोग तो होता है जो मारपीट करते हैं, तो हाथापाई करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दांत से काट लेते हैं। तो यहाँ पर दांत से अगर आपने किसी स्त्री या महिला को किसी
झगड़े में अगर काट लिया है और घरेलू नातेदारी में अगर वो ऐसा है तो आप याद रखें ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। चलिए आगे हम बात करते हैं लैंगिक दुरुपयोग। ऐसा कोई कार्य या आचरण अभिप्रेत, कौन सा? देखिए, महिला की गरिमा का दुरुपयोग। किसी महिला की जो गरिमा होती है उसका दुरुपयोग कैसे? देखिए, यानी कि मान लीजिए किसी महिला के साथ जो शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं वो अपनी मर्जी से ही स्थापित करना, उसकी गरिमा का ख्याल नहीं रखना, अपनी इच्छा अनुसार जब मर्जी पड़े जो चीज़ करना, ये उसकी गरिमा के खिलाफ है। दूसरा चीज़, उसका अपमान करना, तुम इस काबिल नहीं हो, तुम में ये नहीं है, तुम में वो नहीं है। अगला, तिरस्कार, यानी कि आप सभी जानते हैं तिरस्कार कर देना कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, इन मामलों में, लैंगिक मामलों में तुम मेरे काबिल नहीं हो, ये उसका तिरस्कार कर देना। उसका अतिक्रमण करना, अतिक्रमण करने का अर्थ यही है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपनी मर्जी से जब चाहे जो चीज़ करना, ये क्या है? उसका अतिक्रमण है, उसके अधिकारों का अतिक्रमण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक इच्छा होती है, अपने एक अधिकार होते हैं। यहाँ पर इस बात को बताया गया है। वैवाहिक बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार यहाँ पर इस चीज़ को परिभाषित करता है साथियों कि जब हम बात करें पति और पत्नी साथ में रहते हैं और पत्नी की बिना इच्छा के यदि पति के द्वारा शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो वो वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी में आते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपीएससी तक पूछा जाता है ये, प्रत्येक बार किसी ना किसी रूप में आपको याद रखना है, क्योंकि वैवाहिक बलात्कार को हम बात करें किस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है तो घरेलू हिंसा 2005 के अंतर्गत। आपको यहाँ पर एक चीज़ जानकर बड़ी आश्चर्य हो सकता है, हैरानी हो सकती है कि भारतीय दंड संहिता की आईपीसी इंडियन पिनल कोड की जो धारा 375 है ये बलात्कार को परिभाषित करती है। और इसमें यहाँ पर इसका जो प्रावधान है दूसरा, उसमें बताया गया है कि जो 15 वर्ष से ऊपर की जो भी स्त्री या महिला होगी उसके साथ जो भी व्यक्ति वैवाहिक संबंध बनाएगा तो वो क्या होगा? वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। किसकी श्रेणी में नहीं आएगा? उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा और उसके जो हम बात करें उसके ऊपर जो है बलात्कार के अंतर्गत जो है मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अर्थात धारा 375 ये प्रावधान करती है कि कोई भी स्त्री और पुरुष साथ में रहते हैं तो वे शारीरिक संबंध बना सकते हैं और अपने हिसाब से रह सकते हैं, लेकिन महिला 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथियों, अब आपके दिमाग में सवाल उत्पन्न हो रहा, वर्तमान में तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, तो इसका मतलब ये बाल विवाह हुआ। जी बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता है भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड आपको पता 1860 में बनी थी, यानी कि अंग्रेजों के ज़माने में ये बनी थी और तब से इसके प्रावधान, बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनमें अभी चेंजेस करने की आवश्यकता है, लेकिन वैवाहिक बलात्कार को शामिल नहीं किया गया है। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक धारा आ रही होगी, धारा 376 बी। जो लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, उनके मन में डाउट उत्पन्न हो रहा है, मैं समझ रहा हूँगा। धारा 376 बी इस बात का प्रावधान करती है, लेकिन वो वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। वो क्या प्रावधान करती है वो मैं आपको बताता हूँ। धारा 376 भी इस बात का प्रावधान करती है कि जब स्त्री और पुरुष यानी कि पति और पत्नी दोनों, धारा 376 बी के अंतर्गत पति और पत्नी जब अलग अलग रूप से निवास कर रहे हों और पत्नी की इच्छा के विरुद्ध पति उससे जो शारीरिक संबंध बनाता है, ध्यान से सुनिएगा, शारीरिक संबंध बनाता है तो वह बलात्कार की श्रेणी में आएगा। किस कंडीशन में आएगा? जब पति और पत्नी दोनों अलग अलग रूप से निवास कर रहे हो, उनका डिवोर्स हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, दोनों अलग अलग रूप से निवास कर रहे हो और पत्नी की इच्छा के विरुद्ध पति के द्वारा यदि शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है और वो धारा 376 बी है। ये अलग है और ये वैवाहिक बलात्कार अलग है। वैवाहिक बलात्कार के लिए किसी भी प्रकार का हम बात करें
कोई विशेष प्रावधान नहीं है, इसे सिर्फ घरेलू हिंसा अधिनियम में ही शामिल किया गया है। तो आपको अच्छे से यहाँ पर ये याद रखना है, बहुत सी बार एग्जाम में आता है कि वैवाहिक बलात्कार किस अधिनियम के अंतर्गत है। वहाँ भारतीय दंड संहिता भी होगी तो और आपके सामने वहाँ घरेलू हिंसा अधिनियम भी होगा, तो आपको यहाँ याद रखना है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत वैवाहिक बलात्कार को शामिल किया जाता है। अश्लील, आगे चलिए बात करते हैं, अश्लील साहित्य या सामग्री देखने के लिए मजबूर करना। अब आप सभी जानते हैं अश्लील जो वीडियोस जो होते हैं हमारे यहाँ जो एडल्ट जो होते हैं उनको ज़बरदस्ती देखने के लिए मजबूर करना, तो ये भी क्या है अपने आप में घरेलू हिंसा है। किस प्रकार की? लैंगिक दुरुपयोग की। बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार करना। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता है कई बार कि कौन अपने व्यक्ति जो है अपने बालकों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेगा, लेकिन वर्तमान में आप सभी जैसे मीडिया से परिचित हैं तो बहुत सारे ऐसे जो है कार्य सामने आते हैं जिसमें पिता के द्वारा ही अपनी पुत्री के साथ या अपने बच्चे के साथ इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। लेकिन अधिकांशतः जो इस प्रकार के मामले प्रकाश में आते हैं वो या तो जो बच्चा या बच्ची जो बालक होता है वो सोतेला होता है या दत्तक या ग्रहण किया हुआ होता है, तो उसके साथ इस प्रकार के अधिकांश मामले होते हैं, तो इसे भी जो है घरेलू हिंसा के अंतर्गत शामिल किया गया है। हालांकि आप सभी को ये याद है यहाँ पे अगर इस प्रकार का कोई कार्य होता है तो उसके लिए पॉस्को एक्ट लागू होता है, पॉस्को अधिनियम 2012 जो बच्चों के लिए लैंगिक दुरुपयोग से बचाने के लिए विशेषतः बनाया गया है, उसकी भी हम बात करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक का आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग क्या है। देखिए, किसी भी स्त्री का अपमान करना, उसे भला बुरा कहना, उसकी मजाक उड़ाना, ठीक है, बात बात पे तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह। तिरस्कार भी एक किसी श्रेणी में है कि तुमसे कुछ नहीं होता। हो सकता है किसी व्यक्ति से कोई कार्य विशेष करने में कोई गलती हो जाती है तो बार बार उसे उस कार्य के लिए दोष देना ही क्या है? तिरस्कार करना, या उसे किसी कार्य में विशेष में शामिल नहीं करना। समझ रहे? मान लो घर में कोई फंक्शन है और किसी का भी कोई फंक्शन है, लेकिन उसको बिल्कुल जो है अलग थलग कर देना, उसका तिरस्कार कर देना, उसको घर में शामिल नहीं करना उस फंक्शन में। समझ रहे आप? इस प्रकार से अगला है गाली देना, ठीक है, और ये तो राजस्थान में परंपरा है साहब। व्यक्ति, बहुत सारे जो व्यक्ति विशेष होते हैं वो बिना गाली के तो बात ही नहीं करते, तो लेकिन फिर भी जो है इस एक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है कि गाली देना। और विशेष रूप से संतान न होने पर अपमान। देखो, संतान नहीं होने पर बात बात पर जो ताने दिए जाते हैं ना, वो भी इसके अंदर शामिल है। वो क्या है? भावनात्मक। क्योंकि आदमी क्या होता है, डिप्रेशन में आ जाता है। समझ रहे हैं? किसी भी व्यक्ति को बात बात को लेकर किसी बात को ताना दिया जाता है तो व्यक्ति क्या होता है? डिप्रेशन में आता है, यानी कि उसकी भावनाएं हर्ट होती हैं, ठीक है, उसकी फीलिंग्स को नुकसान पहुंचता है। लड़का न होने पर भी क्या होता है? अपमान या उपहास, मजाक उड़ाना बात बात पे, उसको उपहास या उसका अपमान। इसी प्रकार से संतान नहीं होती तो कहते हैं तुम बांझ हो, वगैरह वगैरह जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। लड़का नहीं होने पर भी इस प्रकार के जो है मजाक या उसके साथ जो उपहास उसका उड़ाया जाता है, उसका जो अपमान किया जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा देने की लगातार धमकियां देना, इंपॉर्टेंट बात है, जिससे व्यथित व्यक्ति का हितबद्ध है, यानी कि इंपॉर्टेंट है भावनात्मक रूप से। देखिए, यानी कि जिससे भी हमारा हितबद्ध है, जिस भी महिला जिससे लगाव रखती है, वह उसका बच्चा हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसके माता पिता हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिससे वह व्यतीत व्यक्ति यानी कि वह महिला हितबद्ध है, उसे बार बार नुकसान पहुंचाने का या शारीरिक पीड़ा देने की लगातार धमकी देना। मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको शारीरिक पीड़ा, अपन ने यहाँ बात की भी शारीरिक दुरुपयोग, मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको काट दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जो लोग बोलते हैं ना, और जो बात बात पे इस प्रकार की धमकियां देते हैं कि मैं उसका ये कर दूंगा अगर तुमने ये नहीं किया तो इससे क्या है? ये भी क्या है? अपने आप में एक घरेलू हिंसा का प्रकार है जो भावनात्मक दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। साथियों, आगे हम बात करें अपने मन से विवाह न करने देना। देखो, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आता भी और पूछा भी जाता है। ये सारी चीजें मैंने इसलिए शामिल किए गए, इनसे सवाल बने हैं और माननीय न्यायालय के द्वारा विशेषकर जब कोई निर्णय आया है तो इनमें से ये विशेषताएं हैं, ये बार बार न्यायालय ने बार बार इनको परिभाषित किया है। देखिए, अपने मन से विवाह नहीं करने देना। अब यहां पर आपन जब ये पूरा एक्ट पढ़ के आ गए साहब, अब आप ये समझेंगे कि ये तो पति पत्नी का मामला है। जी नहीं, घरेलू हिंसा का अर्थ ये है कि घर का कोई भी पुरुष हो सकता है और घर की कोई भी महिला हो सकती है, ये भाई भी हो सकता है और ये बहन भी हो सकती है।
समझ रहे हैं आप? यानी कि घर के अंदर घटित होने वाली वह घटना जो पुरुष और महिला से संबंधित है मुख्य रूप से। समझ गए आप? तो यहां आपके सामने ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो जैसे कैसे, मान लो अपने मन से विवाह न करने देना। अब विवाह कौन नहीं करने देगा? हो सकता है पिता ने मना किया हो सकता है भाई ने मना किया हो सकता है माता जी ने भी मना किया हो। समझ रहे हैं आप? तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करने से मना करता है और उसे बार बार से इस प्रकार से धमकी देता है या कुछ भी करता है, तो ये भी किस में आता है? ये भी भावनात्मक दुरुपयोग में आता है। आप एक चीज यहां से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि घर में रहने वाले सभी पुरुष और महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम लागू होता है। उसका नाम ही है घरेलू हिंसा, यानी कि घर के अंदर घटित होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो लैंगिक हो और चाहे वो आर्थिक हो। ठीक है? किसी व्यक्ति विशेष से विवाह करने के लिए मजबूर करना किसी स्त्री को, तो ये भी क्या है? भावनात्मक दुरुपयोग है। आत्महत्या की धमकी देना, ये तो साहब कुछ लोगों का शौक है। जरा सी कुछ भी आप कह दो उनको, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मेरे को कुछ मत कहो साहब। अरे भैया कहें किसको? कहना तो पड़ेगा ना। ठीक है? तो जिस भी व्यक्ति को कभी कुछ कहते हैं तो कुछ लोग होते हैं बचपन से ही वो बात बात पे क्या करते हैं? मरने की धमकी दिया करते हैं। तो जो भी व्यक्ति आत्महत्या की धमकी देता है महिला को घर के अंदर बार बार, तो ये भी क्या है? घरेलू हिंसा है भाई। देख लो भाई आप, अब मरने की धमकी भी नहीं दे सकते आप। चलिए आर्थिक दुरुपयोग आगे हम बात करते हैं। आर्थिक दुरुपयोग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? महिला व बच्चे की देखभाल के लिए संसाधन व धन न देना। देखो, संसाधन व धन न देना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? महिला के स्वयं के लिए और उससे बच्चे की देखभाल के लिए। धन समझ में आता है, संसाधन रहने के लिए मकान हो सकता है, यूज करने के लिए गाड़ी वगैरह या घर के जितने भी सामान जो होते हैं हम उनकी बात कर सकते हैं। फ्रिज हो सकता है, कूलर हो सकता है, टीवी हो सकता है, जो भी उनके दैनिक आवश्यकता की चीज़ें घर में मौजूद है और जिन्हें उन्हें उपयोग करने से रोका जाता है, तो वे सभी संसाधन की श्रेणी में आ जाएंगे। समझ में आ गए? मान लो अपन बेड पर सो रहे हैं और उस बच्चे को और उस महिला को नीचे आंगन में सुला रहे हैं, तो ये भी क्या है? घरेलू हिंसा है कि आप उनका जो अधिकार है उससे आप उसे क्या कर रहे हैं? वंचित कर रहे हैं साथियों। चलिए, जंगम या स्थावर संपत्ति, मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों। देखो, जंगम या स्थावर यानी कि एक ही चीज है, यानी कि हमारे पास जो भी हमारी संपत्ति है, स्थायी संपत्ति की बात यहाँ हो रही है। ठीक है? मूल्यवान कोई भी वस्तु हो सकती है। ठीक है? सोना चांदी जेवर वगैरह जो भी हो। शेयरों, हमने कोई शेयर परचेज किए हो। प्रतिभूतियों, हमने किसी भी प्रकार का अन्य कोई इन्वेस्ट किया हो, हमने एफडी की हो, जैसे बंद पत्रों, जैसे हमने गोल्ड लोन के बॉन्ड वगैरह लिए हो, कुछ भी लिया हो। ठीक है? अन्य संपत्ति जिस पर अधिकार हो, किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति हो सकती है जिस पर अधिकार हो, उससे भी वंचित करना आर्थिक दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। यानी कि उसका उपयोग नहीं करने देना या उसमें ये कर देना कि ये संपत्ति पर इसका कोई अधिकार नहीं है, मेरे बाद में महिला को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इस प्रकार की जो कई डीड वगैरह बॉन्ड वगैरह बनाते हैं, तो वो भी क्या है? इसके अंदर जो हम बात करें आर्थिक दुरुपयोग में शामिल होता है। ऐसे संसाधन या सुविधाएं जिनका उपयोग घरेलू नातेदारी के आधार पर हकदार हो से वंचित करना। देखो, ऐसे संसाधन, मैंने भी आपको बताया, ऐसे संसाधन या सुविधाएं जिनका उपयोग घरेलू नातेदारी के आधार पर हकदार हो से वंचित करना। यानी कि घर का प्रत्येक व्यक्ति उस चीज का उपयोग कर रहा है, लेकिन पर्टिकुलर किसी पर्सन को उस चीज का उपयोग करने के लिए रोकना। समझ में आता है? मान लीजिए सब लोग फ्रिज का पानी पी रहे हैं और उस महिला को फ्रिज का पानी पीने से मना करना। सब लोग सर्दी में गीजर के गर्म पानी से नहाते हैं और उस महिला को कहते हैं कि नहीं, आप नहीं नहा सकते साहब। तो ये क्या है? ये घर में जितने भी संसाधन हैं, जो भी सुविधाएं हैं, उनका उपयोग करने से उसे रोकना। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। घर में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। जैसा आप सबके घर में भी कुछ चीज़ें होती हैं, पड़ोस में होती हैं, कहीं और होती हैं, तो आप उन्हें एनालिसिस करके समझ सकते हैं कि वास्तव में कौन सी घरेलू हिंसा और कौन सी नहीं है। ठीक है? के आधार पर वंचित करना। महिला को रोजगार न करने देना या छुड़वाना। देखो साथियों, इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी महिला को नौकरी रोजगार जो भी होता है उसको न करने देना, उसके कामकाज नहीं करने देना, बाहर नहीं जाने देना, और यदि वो करती है तो उससे छुड़वा देना। ये भी क्या है? घरेलू हिंसा और आर्थिक दुरुपयोग के अंतर्गत शामिल होती है। आगे हम बात करें महिला की आय इत्यादि ले लेना या छीन लेना।
ठीक है, यानी कि महिला किसी भी प्रकार से जो जीविका पर्जन के लिए जो भी पैसा कमाती है या जो भी आय उसके पास इनकम जो भी होती है उसको उससे ले लेना और उसको जरूरत पड़ने पर देखो, घर में कार्य जरूरत पड़ने पर पैसा सभी लोग लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप ले सकते हैं, बशर्ते महिला को उस पर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सभी कार्य होते हैं घर में, लेकिन उसमें महिला को किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, और एक अगर सीमा से बाहर होता है तब महिला इन चीज़ों पर जाकर क्या करती है, ऑब्जेक्शन करती है। ठीक है, अब उससे ले लेना या वो नहीं दे रही है तो जबरदस्ती उससे छीन लेना। ठीक है, मकान या घर से निकाल देना, देखो साथियों ये भी आर्थिक दुरुपयोग है कि आज से तुम मेरे घर में मकान में नहीं रहोगी, मैं तुम अपने घर से निकालता हूँ, यानी कि ये भी क्या है, संसाधनों से वंचित करना है। ठीक है, तो उसे घर से निकाल देना भी किसके अंतर्गत आता है, आर्थिक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है। अब साथियों मैंने जो इंपॉर्टेंट लगाया आप इनको अच्छे से देख लें, क्योंकि कई बार जो एग्जाम में आपसे सवाल पूछे गए जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है कि अपने मन से विवाह न करने देना घरेलू हिंसा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है, धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत ये बात बताई गई है, और कौन सा जो दुरुपयोग है मौखिक दुरुपयोग है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की कक्षा में हम धारा 3 तक ही बात करेंगे, आपको यहाँ तक के सभी कंसेप्ट समझ में आ चुके हैं। कक्षा को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लिमिटेड कक्षाएं, छोटी छोटी कक्षाएं बनाएंगे जिसके माध्यम से आप भी बोर नहीं हो और आपको एक कंसेप्ट समझ में आए। उम्मीद करता हूं आज आपकी कक्षा आपको समझ में आई होगी। अगली कक्षा में हम धारा 4 से लेकर आगे की धाराओं में जितनी भी होंगी उनकी बात करेंगे साथियों। और आपको किसी भी जो कंटेंट के ऊपर अगर कोई कक्षा चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर जल्द ही कक्षा बनाने का प्रयास करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ में मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो उसे घर से रिलेटेड करके आप पढ़िए, यानी कि उससे अपने आप से रिलेटेड करके पढ़िए जिससे आपको वो आसानी से याद हो सके। जैसे कि इसमें काफ़ी सारे उदाहरण हैं आपके सारे सामने हैं। हम घर में छोटी मोटी जो है हंसी मजाक भी करते रहते हैं। शारीरिक दुरुपयोग क्या होता है, लैंगिक दुरुपयोग क्या होता है, या मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग क्या होता है, आर्थिक दुरुपयोग क्या होता है, आप इनको खुद से रिलेटेड करें। अगर मैं ये ऐसा काम करूँगा तो ये क्या होगा, ये आर्थिक दुरुपयोग होगा। मान लीजिए अब मैं ये सोचूं कि मैं अपनी जो है पत्नी के पैसा कमाया हुआ मैं उससे ले लेता हूं, तो ये क्या हुआ, आर्थिक दुरुपयोग होगा। उसे संसाधनों से वंचित कर दूंगा। तो खुद पर लेकर आप एक जो है इन कंसेप्ट को 1-2 बार जो है खुद पर लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और जल्दी याद होंगे। प्रत्येक कक्षा में आपको मैं सारी बातें नहीं बता सकता कि मैं किस प्रकार से याद करता हूँ, किस प्रकार से आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के जो है कमेंट्स और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि सर एक्ट्स कैसे याद हो जाते हैं, हमें तो याद ही नहीं होते हैं। तो कुछ नहीं है, आप खुद से रिलेटेड करके अगर जो है टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से आपको याद हो जाएंगे। देखिए कुछ फैक्ट्स हैं वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, जैसे डेट हो गया, ईयर हो गया, या जो कब ये लागू हुआ एक्ट, कब ये बना, तो ये फैक्ट्स हैं, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप खुद से रिलेटेड करके याद करेंगे तो जल्दी ही आपको सभी धाराएं और सभी प्रावधान आपको याद हो जाएंगे। और समय समय पर इनको वापस आप रिवाइज करते रहें। ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिया तो आपने किताबें रख दी उसके बाद अब दोबारा आप पढ़ नहीं रहे, ऐसा भी ना करें। तो उम्मीद करता हूं आज की कक्षा आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगली कक्षा के साथ एक बार पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।